When we decided to do a joint interview with Gurudev's three musketeers, we wanted to do it very professionally. Hamsa, being a media person, recommended a 3 or 4 camera setup. So that is what you are going to watch. The only difference being that as we had only one camera, we did this interview 4 times with one camera. And so, a 4 camera setup. That is why you will see these 3 musketeers in 4 different locations and different poses. Also, being Mumbaikars, we wanted to add a touch of Bollywood to this episode. Unfortunately, we did not have access to trees, so they could run around chasing their wives. So, we compromised and made them change their clothes on each occasion to make it look like a retro Hindi movie. There was no budget for designers or makeup artists, so that is quite evident, as you will notice. I now hand you over to Hamsa, and may God bless her for the next few minutes. that is all. That is all. Okay. ये आज की गुफ्तगू बड़ी हल्की फुल्की होने वाली है, लेकिन ये हल्की फुल्की गुफ्तगू के पीछे 2 संजीदा बातें हैं जो मैं खुलेआम अभी बयां करना चाहती हूँ। और वो ऐसी हैं कि वैसे तो गुरुदेव की त्रिमूर्तियों से आज हमारी मुलाकात होने वाली है, पप्पू जी, गग्गू जी और निक्कू जी, लेकिन इस गुफ्तगू की त्रिमूर्तियाँ हैं उनकी देवियाँ, जो उनकी बीवियाँ हैं, उनके साथ बैठी हुई हैं, सविता जी, बिंदु जी एंड रूबी जी। सो आप लोगों को खास नमस्कार। एंड दूसरी बात, ये मैं बताना तो ज़रूरी है, हमारे यहाँ पे जैसे बॉलीवुड में अगर कोई रियल लाइफ स्टोरी पे कहानी बनाई जाती है तो एक डिस्क्लेमर आता है ना, एनी रिजेम्बलेंस टू पीपल लिविंग इज़ प्योरली कोइंसिडेंटल। तो इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ यहाँ पे कि गग्गू जी, निक्कू जी और पप्पू जी बड़े रोबदार, बड़ा बादशाही टाइप के बंदे थे जब गुरुदेव थे, लेकिन आज पॉसिबल है इतने सालों के बाद आप वो पूरी इंटेंसिटी से उनकी कहानियाँ ना समझ पाएँ या वो इतने साल बीत गए हैं, शायद वो इंटेंसिटी से ना बता पाएँ। तो वाटर डाउन वर्जन के लिए ये डिस्क्लेमर है। रूबी जी, आप बड़े सीरियस लग रही हैं बॉलीवुड से, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। और ये मुझे पता है कि आपकी शादी पप्पू जी से एक बड़ी बॉलीवुड, इनफैक्ट बॉलीवुड भी नहीं, पाकिस्तानी ड्रामा टाइप ऑफ अंदाज में हुई कि हम लोग निक्कू भैया के साथ बहुत गप्पे मारते थे वहां पे। एंड निक्कू भैया का पता नहीं कब चला दिमाग, मुझे खुद नहीं पता चला कि हम शिवरात्रि पे आए थे तो पप्पू गेट पे खड़े थे और मैं रोती हुई बाहर निकल गई जब उन्होंने मुझे कुछ कहा, गुरुजी ने, मुझे याद नहीं है ठीक से, और पप्पू खड़े थे गेट पे, इन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, आके झुका के ही हमेशा खड़े रहते। मैंने कहा भैया मैं अभी आ रही हूँ वापस, तो बोले कि ठीक है, और मैं गई और मैंने कहा भैया मुझे अंदर जाना है, तो इन्होंने यूं देखा और यूं मुंह कर लिए जैसे कर लेते हैं। और अच्छा, फिर मैं निक्कू भैया ने पता नहीं गुरुजी के कान में क्या बोला, ज्ञानी की शादी के लिए उन्होंने बोला कुछ कान में गुरुजी के। मेरी शादी करवाने में गग्गू का बहुत बड़ा रोल है। नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है, यही जयपुर से उसको लेके आया था। लड़की गुरुजी ने देखी थी, उसमें क्या नाम है, क्या कहते हैं, हमने ये है कि मैंने गग्गू ने सजेस्ट करी थी ये लड़की, तो सजेस्ट नहीं करी थी, हमारे से पूछ रहे थे, तू याद कर, हमारे से कह रहे थे तुमने वो लड़की देखी थी लाइन में, वो थी। गुरुजी ने मुझे देखा और उसके बाद में हम लोग वापस आए तो नेक्स्ट डे गग्गू भैया आए वहां पे, और मैं LLM का फॉर्म भरने गई हुई थी, मुझे आगे स्टडीज करनी थी, जबकि मैंने डैडी को बोला था कि मैं 28 ईयर्स से पहले शादी नहीं करूंगी, मुझे पढ़ना है अभी। तो हम लोग को लेके गग्गू भैया आ गए
और वहां पे आके पता चला जी की शादी है, और मुझे नहीं पता था कि इनके साथ शादी है, महाराज के साथ। और तो आपने भैया बुलाया नहीं पता था, इतना पता था कि जयपुर से कोई लड़की आ रही है। तो यहाँ आए तो मैं तो रोना शुरू हो गई। मैंने कहा मैं तो भैया कहती हूँ। तो गुरुजी बोले ब्याह तो पहले सारे ही भैया होते ने, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। तो नहीं, एक सेकंड रूबी जी, 1 मिनट। हाँ जी। निक्कू जी ने ये साजिश की और गग्गू जी ने वो साजिश में हिस्सेदार थे और गुड़गांव से जयपुर आ गए आपको गाड़ी में बिठाने। ये कह रहे आग में घी डाला। तो इस तरह से आपकी शादी हुई है? हाँ जी। फिर उस वक्त मैंने मना कर दिया। फिर गुरुजी ने बोला पुत्र मैं तेरा मत्था देख के मैं तनु वो कहते तेरा मत्था चौड़ा है और कुछ हो गया कोई पिछले कर्म जो गुरुजी को दिखते थे, हमें नहीं पता है। तो फिर पप्पू से बात करी। पप्पू ने बोला कि माताजी गुरुजी जैसे बोलेंगे तो मैं वैसे ही करूंगा। मैंने कहा हाय प्लीज मना कर दे तो कितना ही अच्छा है ना। मैं बार बार यही प्रेयर कर रही थी कि मना कर दे, पर किसी ने मना नहीं किया उस वक्त। उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद फिर ठीक है, मम्मी पापा वो लोग भी इसके लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। और मुझे तो फीवर भी हुआ था और मैं मना करे जा रही थी लगातार, पर थोड़ी देर में फिर मान गई जब गुरुजी नहीं माने तो। पर ये साजिश तो इतने सालों से, अब कितने साल हो गए शादी को आपके? 35 हो जाएंगे मार्च में। वाओ। सविता जी, आपकी शादी भी गुरुदेव ने करवाई थी, राइट? मुझे याद है आपने मुझे हम जब ये बातचीत कर रहे थे तो आपने मुझे बताया था कि उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको कही थी जब आपकी फर्स्ट टाइम आपको उन्होंने देखा आफ्टर द मैरिज। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जब मैरिज करके आई गोल मार्केट तो उन्होंने कहते हैं मुझे, मैंने उनको चाय वगैरह दी बना के। तो वो क्या हुआ, रश वहाँ पे ज्यादा था, मैं डर गई कि चाय पता नहीं अच्छी बनी होगी या नहीं बनी होगी, तो मैं शुगर डालना भूल गई उसमें। क्योंकि उसने पहली बार बहू थी, चाय पिलाई तो पैसे दे दिए और मेरी माँ को बुला के कहते बहन देख तेरी जड़ी नूह हैगी ना ये बड़ी सरफे वाली है, ये घर नू बड़ी सियानी है। अच्छा, इसको समझ में नहीं आया कि भी चीनी नहीं डाली है। तो गुरुजी ने बोला मदर लॉ को आके कि कहते हैं तुम्हारी बहू बड़ी अच्छी आई है, अभी से ही बचत करनी शुरू कर दी। तो गुरुजी ने मेरे को हाथ में पैसे दिए और कहते हैं इतनी बचत नहीं करनी चाहिए घर की। और मैंने चने और पूड़ी बनाई हुई थी, गुरुजी आगे किचन में पूड़ी बनाने लग गए मेरे साथ, कहते मैं हेल्प करवाता हूँ। शादी के बाद भी हमसा जी, मेरी शादी 87 में हो गई थी, गुरुजी ने शरीर छोड़ा 91 में। मैं जब भी हफ्ते में एक आधा दिन ही घर आता था, बाकी मैं वहीं पे 702 में वही होता था, हमारे पास ही होता, हम इसको घर जाने नहीं देते थे। हमारे एक जुनून था कि गुरु महाराज बस। हाँ, उस समय वाइफ को इतनी तवज्जो नहीं जाती थी, उस समय बीवी को इतनी तवज्जो नहीं जाती थी, बस एक ही जुनून था गुरु महाराज से मिलना है रात को, बस यही की बात होती थी। वाइफ से मिलने के लिए हफ्ते में एक आधे दिन आ जाते थे, काम खत्म। हमें और कुछ दिखता भी नहीं था, हमें अपनी जिंदगी में हमने कुछ दिखता ही नहीं था, हमें उनके अलावा और कुछ नहीं दिखता था, केवल यही दिखता था हाँ उनसे मिलना है। और मिलने वाली बात ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए आके हम कमरे में बैठे रहेंगे उनके, नो, वी आर सिटिंग आउटसाइड, ही इज इनसाइड मीटिंग पीपल ओवर देयर, बट ओके ही इज देयर, दैट्स इट। तो गुरुदेव को शौक क्या था? उनको किस तरह के शौक थे? मतलब कपड़ों के, खाने के बारे में तो रेणु जी ने काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन वैसे क्या शौक थे? गानों के शौक, कपड़ों के शौक, किस तरह के शौक थे? कपड़े का गुरुजी को इतना शौक नहीं था। हाँ, अपनी पैंट शर्ट पहनी है उन्होंने अच्छी तरीके से और बाजू को फोल्ड करके पहनना है, कभी फुल बाजू नहीं पहना उन्होंने। उनकी जिंदगी में मैंने ये देखा है, कभी फुल बाजू नहीं पहनी, गर्मियों में स्पेशली वो बाजू हमेशा फोल्ड करके रखते थे, हमेशा। उसका भी कोई रीजन था? और उसके बाद सबसे ऊपर हाफ फोल्ड होता था। अच्छा, आखिरी फोल्ड होता था, उसको आधा करके फोल्ड कर देते थे। गुरुजी को माउथ का शौक था, गुरुजी को रामायण देखने का बहुत शौक था। माउथ आर्गन पे ज्यादा करना, हमें कहते थे, मेरे को ये आता, सिखलाते थे। सांवरे सलोने आए दिन बहार के, झूमते नजारे गाओ गीत प्यार के, नदी किनारे कोई पुकारे। वो माउथ आर्गन से करते थे, बिस्लिंग भी करा करते थे। जो आप लोगों ने रूप दिया गुरुदेव को, वो गुरु का नहीं पिता का था। हाँ। तो एक पिता के लिहाज से गुरुदेव
और आपका रिश्ता किस तरह का था? आप सब नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ पिता का ही रूप दिया, हमने गुरु का भी रूप माना। उन्होंने हमें आशीर्वाद उस रूप में भी दिए, हमें पिता की तरह पाला, गुरु की तरह संभाल के रखा। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिए और संभाल के रखा हमें। He was a just father, friend, whatever you can say. और हमारे साथ फ्री। ये बात बिल्कुल ठीक है, वो फ्री माइंड होते थे, अच्छे होते थे और बड़े फ्रेंडली बातें भी करते थे। और जहाँ तक गुरुदेव वाली बातें, तो गुरुदेव वाले बातें भी करते थे। ऐसा नहीं है कि वो बातें नहीं करते थे। अरे तुहानू नहीं पता यार, मैं कुछ काम करने है कि नहीं यार, तुझे मैं थोड़ा जा आराम करन दो, मैं काम करने ना, बड़िया दे काम करने, मैं बड़िया दे काम करने। पंजाबी बोलते थे वो, पंजाबी हिंदी नहीं बोलते थे, पंजाबी बोलते थे वो लोग, मतलब बड़िया दे काम करने में। आप लोग हमेशा एंड में खाते थे, एक तो वो क्यों, और सेकेंडली गुरुदेव क्या किस तरह की रूटीन थी और क्या खाना पसंद करते थे और क्यों आखिर में खाते थे? गुरुजी का क्या था कि शाम के टाइम नॉर्मली 7 साढ़े 7 बजे पब्लिक आना स्टार्ट हो जाती थी। डेली रूटीन था ये गुड़गांव आने का सबका। तो रात को लाइन कभी 9 बजे मिलना शुरू करते थे, कभी 8 बजे मिलना शुरू करते थे। तो ये सिलसिला चलता रहता था 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक। तो उसके बाद 2-2:30 बजे के बाद जब उनको टाइम मिलता था खाना खाने का, आफ्टर ऑल वो खाना तभी खाएंगे जब सारी पब्लिक मिलके चली जाएगी उनको। हाँ, उनका रात को 2 बजे तक भी कई बार लोगों से मिलना होता था। कुछ लोगों से, जनरली सबसे नहीं। 11:30-12 बजे तक वो जनरली अपने आप को फ्री कर लेते थे। उसके बाद वो अपने शिष्यों से मिलते थे 2 बजे तक, शिष्यों से मिलते थे 2 बजे तक। और उनका खाना फिर उनके बाद 2-2:30-3 बजे होता था। कई बार तो ऐसा था तो सुबह 4 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं, 4 बजे गुरुजी खाना खा रहे हैं। कई बार ऐसा होता था 4 बजे खाना खा रहे हैं और 5 बजे हम लोगों को खाना खाया मिलता था। एक चीज गुरुजी के साथ एक सबसे बड़ी चीज जो उनसे सीखने वाली चीज थी वो ये थी कि हालांकि हमारे में से तीनों में से हम भी चूजी हो सकते हैं किसी सब्जी के बारे में कि ये सब्जी हम नहीं खाएंगे, ये हम नहीं खाते, ये हम नहीं खाते, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। मिर्च हो, नमकीन नमक कम हो, मीठा ज्यादा हो, गुरुजी खाने के बारे में कभी कंप्लेंट नहीं करते थे। ये सबसे बड़ी खासियत। और कुछ भी बना हो, उन्होंने कभी मना नहीं किया कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाता। आपने अगर बाय द वे घिया भी खिला दिया तो गुरुजी ने खा लेना है, खाते ये नहीं थे कहना कि मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, ये जरूर था, जैसे रोटी 1-2 बार उन्होंने ये जरूर बोला है कि रोटी जो फूल के आती है ना, उसका पर्दा नहीं फाड़ना कभी भी रोटी का। ये उन्होंने 2-3 बार यूज किए हैं वर्ड कि रोटी का कभी पर्दा नहीं फाड़ना। रोटी मतलब कि हवा अगर भरी हुई है, फुल्का जो होता है, फुल्का ही बोलते हैं ना हम लोग, तो उसमें हवा भरी होती थी, वो इसके अगेंस्ट थे कि उसमें पिन मारी जाए या उसमें कोई उंगली मारी जाए। वो रोटी की बड़ी इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे। और कई बार तो ऐसा मैंने भी देखा है कि रसोई में जाके जूठी रोटी पड़ी है तो वो खा लेते थे। वो रोटी की बड़ी इज्जत करते थे। रोटी ऐसे नहीं कि अनाज की बड़ी इज्जत करते थे, बहुत इज्जत। झूठ छोड़ते नहीं थे। झूठ की बात यह है कि उनका जो बचा हुआ खाना जो भी आता था हमारे लिए तो वो प्रसाद था। पता नहीं, ये हमारा एक रूटीन बना हुआ था कि हम उस खाने को हम प्रसाद समझते थे कि ये हमारे लिए प्रसाद है। हमें सारे दिन में इतना मौका नहीं होता था क्योंकि गुरुदेव ऑफिस चले गए, ऑफिस से फार्म चले गए, पब्लिक को मिल रहे हैं, कहीं भी हैं, तो वी नेवर यूज्ड टू बी अराउंड। ठीक है, होते थे, कभी लाइनों में कंट्रोल करने में लग गए, कभी कहीं बिजी हो गए, लेकिन हमें ज्यादा टाइम मिलता था रात के टाइम का, तो वो हमारे लिए प्रसाद होता था। हम वो प्रसाद खाते थे और उसमें से हमको बचा के कुछ सुबह के लिए रख देते थे जो और सेवादार थे, जैसे इंदू भी होती थी, बिट्टो थी और सब होते थे, फिर वो उनके लिए रख देते थे साथ में कि इनको भी मिल जाए, ताकि ये सब में बांट के खाया जा सके। nice. और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम खाना लेके गए और गुरुजी ना खाए और गुरुजी ने मना किया हो कि मैंने खाना नहीं खाना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम ठीक, हमारा मतलब अब उस अटैचमेंट को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, शिवरात्रि गुरु पूर्णिमा पे 10-10, 12-12 दिन, हफ्ता तो नॉर्मल हो ही जाता था कि अनाज नहीं जाता था। 2-3 दिन तो बिल्कुल ही लिक्विड भी नहीं होना। ठीक है, पर उसके बाद भी आप क्या कह रहे हैं कि हफ्ता तक गुरुदेव कुछ नहीं खाते थे, लिक्विड चल जाता था। 10 उसमें गुरु पूर्णिमा पे क्या होता था, 10-10, गुरु 12-12 पूर्णिमा पे गुरुजी पब्लिक को मिलते थे, उस दिन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड चलता था। कभी नींबू पानी पी लिया क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, कभी नींबू पानी पी लिया। जब पब्लिक को मिलते मिलते घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मिले, अंदर आ गए रूम में, बैठे, 1 गिलास नींबू पानी पिया, नींबू पानी पी के फिर दोबारा बाहर चले गए।
अगली बार आए, चलो एक कप चाय पी लिया, एक कप चाय पी के फिर बाहर चले गए, बट ही नेवर यूज्ड टू ईट। और गुरु पूर्णिमा पे तो 3-3 दिन लाइन रहती थी, 3-3 दिन लाइन रहती थी गुरु पूर्णिमा पे, बहुत रश होता था। और जितने जब तक वो निपटा नहीं लेते, वो अब ये देखो वो खाते नहीं थे कुछ। हाँ, खुद चाहे नहीं 4 दिन निकले चाहे 5 दिन निकले। गुरु पूर्णिमा पे तो ये गुरु पूर्णिमा पे स्पेशल। तो एक वो एसी की प्रैंक की बात थी, याद है आपको? तो वो वाला बताइए, आई थिंक वो इंटरेस्टिंग था, एसी वाला प्रैंक। एसी का कुछ नहीं था कि उस दिन चांस की बात है, उस दिन पप्पू नहीं था रात को, उस दिन मैं और गग्गू थे। तो हुआ क्या, पता नहीं गर्मी का मौसम था, गुरुजी का एसी काम नहीं कर रहा था। तो मी, यू कैन से दैट मी बीइंग ए वेरी गुड इलेक्ट्रिशियन, जो मैं कई बार गलती कर जाता हूं, लेकिन मैं कंसिडर करता हूं, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती होती है मेरे लिए। तो बिंदु जी, इज ही अ गुड इलेक्ट्रिशियन? No, not at all. तभी तो बीवियों को इस गुफ्तगू में रखने का फायदा है निक्की जी। तो मैंने वो स्विच था जब खोल के देखा एंकर का, तो मुझे लगा कि शायद इसमें ना कोई तार जो है वो कनेक्शन हट गया उसका। मैंने गग्गू को कहा, मैं गग्गू ये तार निकली हुई है, ये तार जोड़ देते। ये कहता ठीक है, हमने पेचकस लिया, तार जोड़ दी। तार जोड़ के तो मैंने गग्गू को कहा, गग्गू तू अंदर से एसी ऑन कर, मैं बाहर से इसको ऑन करता। मैंने बाहर से ऑन किया, गग्गू ने जैसे ही एसी ऑन किया, उसका साले का कंप्रेसर फट गया, उसकी सारी गैस निकल गई, उसकी कमरा भर गया, धुआं धुआं हो गया कमरा। तो माता ही शोर मचाने लग गए, ओए ओए क्या हुआ क्या हुआ? कहते मास्टर चुप कर जा, कहते सालिया ने मेरा एसी फूंक देता। कहते रात को 12 बजे की बात होगी, हमने जब एसी फूंक दिया। अब क्या करें जी, फिर हमने अपने कमरे, बाहर वाले कमरे का कूलर उतारा, वो कूलर उनके कमरे में लगाया, तो हम दूसरे कमरे में गए। ये गग्गू अंदर फंस गया, मैं बाहर लाइटें ऑफ करके रसोई वाले रूम में मैं दरवाजे के पीछे छुप के खड़ा हो गया। मैं कहा अभी ये आप बाहर आएंगे तो मैं तो नहीं मिलूंगा इनको, मैं दरवाजे ये अंदर फंसा हुआ था। हमने जितनी लाइफ एंजॉय हमने गुड़गांव में करी है, शायद मेरा ख्याल नहीं हम में से किसी ने भी अपने अपने घर में की होगी। हमने, हाँ, गुरुजी के साथ जो अपने लाइफ एंजॉय की है। व्हेन यू से एंजॉय, आप क्या मतलब है निक्कू जी, एक्सप्लेन करें। देखिए हमारे पिता तुल्य थे, हम तो उनको अपना बाप मानते थे, हमारे फादर लाइक थे वो, ठीक। मैं जब गुड़गांव आया था, आई केम इन 82। मैं जब गुड़गांव आया, हाँ, मैं 18 साल का था, 18 का था मैं। तो मैं गुरुजी एक शादी में आए थे लुधियाना, मेरे कजन की शादी थी। तो गुरुजी शादी में आए, तो आई कट इट शॉर्ट थोड़ा सा। तो गुरुजी ने मेरे फादर को बोल दिया शादी पे हुई खड़े खड़े कि ही यूज्ड टू कॉल हिम पाजी, मैं निक्कू को गुड़गांव लेके जा रहा हूँ अपने साथ। यहाँ पे बताना जरूरी है कि आपके फादर रुद्रा साहब गुरुदेव के टेक्निकली रिलेटेड थे, माता जी के ब्रदर थे। माता जी के ब्रदर थे। गुरुजी वाज द यंगेस्ट सन इन लॉ जी। अच्छा, तो वो मेरे को कि मेरे फादर बड़े थे, तो वो पाजी बोलते थे, क्योंकि वो फादर ही मुझे बताते हैं, हमें तो पहले नहीं पता था। कहते जब सबसे पहले गुरुजी इधर दिल्ली में रहते थे, माय फादर आल्सो यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली। तो वो गुरुजी को जब देखना था माताजी के लिए पहली बार पसंद करना था, तो मेरे फादर गए थे शायद उनको देखने के लिए, और मेरे फादर ने ही देख के कहा था कि यस ही इज अ गुड हैंडसम बॉय, हम वी विल गो अहेड विद द मैरिज प्लान्स एंड ऑल। तो ये उस वक्त की पुरानी बात है, ये तो बहुत पुरानी 50s की बात है। तो फिर उसके बाद जब गुरुजी लुधियाना से मेरे फादर को बोले कि पाजी मैं दिल्ली लेके जा रहा हूँ, तो डैडी ने बोला कि नहीं अभी नहीं। वो नाम लेके बोलते थे, कई बार गुरुजी का नाम ले देते थे कि नहीं नहीं अभी नहीं भेजना मैंने, उसको पहले अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करने दे। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, मैं ग्रेजुएशन अपने गुड़गांव कंप्लीट करवा दूंगा, आप उसको मेरे साथ जाने दो, मैं लेके जा रहा हूँ उसको। और मैं नेक्स्ट डे गाड़ी में बैठ के उनके साथ दिल्ली आ गया परमानेंटली। Then I stayed there. तो गुड़गांव में एक रुक जा, गुड़गांव में उन्होंने इसको ग्रेजुएशन नहीं पीएचडी करा दी। नहीं, आपको तो तो डायरेक्ट पीएचडी हो गई, लाइफ की पीएचडी तो कराई दी ना। नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जिंदगी में हमने, सच बता रहा हूं, प्रैक्टिकली
जो सीखा हमने तो गुड़गांव से सीखा। वो जिंदगी जो थी ना अप टू 91 हमने रईसी से जी है, कसम और से। वो रईसी अब नहीं आ सकती हमारे में। वो रईसी एक ऐसी रईसी थी कि जेब में पैसे नहीं है, और ऐसे नहीं कि कपड़े मतलब कि वेल टू डू थे हम, तो बहुत बड़े, कोई वेल टू डू नहीं, कोई ऐसी बात को रईस नहीं, लेकिन वो जिंदगी एक बड़ी अलग ही रईसाना जिंदगी थी। वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता जो जिंदगी हम जी के आए हैं। और उनका हमारे ऊपर यकीन भी बहुत था, ये लड़के हैं, ये कुछ भी कर देंगे। आज जितने भी लोग हैं जो गुरुजी से कभी मिले भी नहीं है, वो ये सोच भी नहीं सके हम लोग किस तरीके से उस वक्त जिंदगी उनके साथ जीते थे। सोचना भी जो है ना, वो शायद वो उनके थॉट्स भी वहां तक नहीं जा सकते। हमारी जिंदगी वहीं से शुरू हुई, हमारी जिंदगी की शुरुआत ही वहां से है। मैं 18 से पीछे की जिंदगी चलो मैं नहीं गिनूं, 18 से बाद से मैं कह सकता हूं कि जिंदगी की शुरुआत हुई हमारी। हमने फिर वहां से बहुत कुछ सीखा। हमसा जी एक बात और बताता हूँ, जो निक्कू के फादर है ना, गुरुजी उनकी बड़ी इज्जत करते थे जी, बड़े अदब से बात करते थे, बहुत ही अदब से। और बाय द वे गुरुजी का एक शौक था सिगरेट पीने का और तंबाकू खाने का। जब भी निक्कू के पापा आते थे ना, गुरुजी सिगरेट अपनी छुपा लेते थे। अच्छा, ऐसे क्यों? क्योंकि वो बड़े थे, साइन ऑफ रिस्पेक्ट। बड़े हैं, उनको उनके सामने ये नहीं पता चल, जबकि उन्हें मालूम था कि वो सिगरेट पीते हैं, लेकिन वो जानबूझ के छुपा लेते थे कि भाई इनको पता न चले कि मैं पीता हूँ। जी जी। ना तो वो तंबाकू खाते थे उनके सामने, ना सिगरेट पीते थे उनके सामने। ये इंसिडेंट तो पप्पू, मैं जब मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई तो मैं गुरुजी के साथ, मैं जिंदगी में पहली बार बाय एयर मैं गुरुजी के साथ बैठा जहाज में। मुझे नहीं पता, मैं उससे पहले मैं कभी जहाज में नहीं बैठा था। तो गुरुजी ने मुझे बिठाया, लेके गए अपने साथ, हम लुधियाना गए। तो हाँ, प्लेन में बैठ के मुझे एक एक चीज बताई। पप्पू तूने भी मुझसे पूछा था कि ये रे यहाँ से ये पंखा चलता है, ये लाइट जलती है, ये सारा। हम पहली बार बैठे थे जहाज में, तो मुझे जहाज में बैठे बैठे बोलते, कहते तेरे पास सिगरेट है? मैंने कहा है। कहते ला पिला। मैंने जेब से निकाल के उनको दे दी, पी ली उन्होंने डिब्बी लेके अपनी जेब में रख ली। तो मैं चुप कर गया। फिर 15 मिनट के बाद बोले तंबाकू है तेरे पास? मैंने कहा है। कहते ला बना के दे। उन्होंने वो भी लिया और डिब्बी लेके अपनी जेब में रख ली। अब हमारा सब्र जो है थोड़ा सा छूट गया। मैंने कहा, बाजू पकड़, मैंने कहा ये क्या किया आपने? कहते क्या? मैं कहा ये सब कुछ लेके अपनी जेब में रख लिया। भाई हमें सोच लगा हमें चाहिए होगा, हम कहां से लेंगे? तो कहते चुप कर, कहते और लुधियाने पाजी को पता चल गया कि ये है तो वो मुझे डांटेंगे, कहते। तो ये ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसा जो है, और इतना ध्यान रखते भी थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब वापस आए हम बाई कार आए वापस, जैसे ही हम गुड़गांव पहुंचे, मुझे जेब से दोनों चीजें निकाल के मुझे पकड़ा दी, ये ले कहते आपको। ये चीजें जो है, ये दिस मैटर्स अ लॉट, यू नो। हम लोग सिखिज्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। जब मेरे मम्मी, ये मेरे पापा आते थे ना, दारजी, हम लोग दारजी बोलते हैं, पापा को दारजी बोलते हैं। जब मेरे मम्मी और दारजी, जल बनवाने का एक होता था शौक, गुरुजी का बना हुआ जल ना पिया जाए, तो जब वो गुरुजी के पास जल लेके जाते थे, वो सिगरेट और तंबाकू अगर था ना तो उसको एक साइड में कर देना, एक साइड में कर देना। नहीं यार, ये सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके सामने सिगरेट तंबाकू नहीं आना चाहिए। वो इतने केयरिंग थे। इट वाज, एंड ही लुक्ड आफ्टर अस वेरी नाइसली। हालांकि उनके पास टाइम नहीं होता था हमारे बारे में हमसे एक एक चीज पूछने का कि क्या तुमने खाना खाया, तुमने ये किया, जैसे नॉर्मल फैमिलीज के होता है। बट स्पिरिचुअली और वैसे भी उन्होंने बड़ा ध्यान रखा हमारा, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। सच बताऊं, उस वक्त हालांकि मेरा ख्याल है शायद हम दोज वर द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। जितना खिलखिला के हम उन दिनों में हंसे, हम उनके जाने के बाद ऐसे कभी हंस नहीं सके। हमें जो प्यार वर्ड था ना, वो हमें 91 तक ही पता था। 91 के बाद हमें प्यार वर्ड का मालूम ही नहीं पड़ा प्यार वर्ड क्या होता है। किसी ने कहा था, शायर ने लिखा था, सुनने को भीड़ है, सर ए महशर लगी हुई है, तोहमत तुम्हारे इश्क की हम पर लगी हुई है, तोहमत तुम्हारे इश्क की हम पर लगी हुई। गग्गू जी, आप जरा सबके लिए थोड़ी याद ताज़ा करें कि किस तरह की ड्यूटीज करते थे आप लोग? ड्यूटीज पूरा वहां का जो
पूरी मैनेजमेंट हम ही देखते थे और हम आपस में ड्यूटियां बांट लेते थे। और ये भी होता था कि आपस में ये भी हो जाना कि जैसे मैं पप्पू कहीं और ड्यूटी दे रहा है, जब मैं कहीं और दे रहा हूँ, तो उस समय बीच में ये जरूर होता था 2-3 चक्कर जो है ना गुरुजी के कमरे में, मतलब वहां लगा के निक्कू लगा के आ गया, सब ठीक है सब ठीक है, या पप्पू ने लगा के आ जाना। जब मेरी ड्यूटी से मिला, जब मैं उधर को निकला तो उनका देख के हाँ सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा, क्योंकि हमें बाहर का भी संभालना होता था और अंदर का भी संभालना होता था। जी जी। तो और आपस में ड्यूटी बांट लेते थे और हम एक दूसरे की ड्यूटी में, फिर उसके बाद फिर हमने आपस में कोरिलेट करना, फिर समझना कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। फिर पप्पू ने कई चीजें हमें हमारे से, क्योंकि एक्सपीरियंस पप्पू था ज्यादा, पप्पू हमें समझा देता था कि ये काम ऐसे ऐसे है ना। क्योंकि देखो क्या हम थे गुड़गांव में, पप्पू के पास गुरुद्वारों की भी नॉलेज थी कि वहां पे कैसा प्रबंध होता है, है ना। तो हम नेचुरली है, फिर हमने करके उसी हिसाब से सिस्टम को सेट करना, चाहे खाने का हो, लंगर का कैसे करना है, सजावट कैसे करनी है। जो हार और फूल लेके आने होते थे, ये पप्पू को पता था कि कहाँ से मिलते हैं हार। दिल्ली में वो फूल मंडी है खारी बावली में, वहां से हम फूल लेके आते थे। मैं और पप्पू हम सुबह, मेरे ख्याल हम 3-4 बजे चले जाते थे। क्यों पप्पू? अर्ली मॉर्निंग में बोली दे के लाते थे। अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे जाते थे, वहां से फूल लेके, और फिर वहां पे बनने के लिए, हार बनने के लिए देने, फिर हार बनवा के हमने लेके आने। ये काम करते करते मेरे ख्याल हमें 10 बज जाते थे आते आते वापस, 10-11 और लेट हो जाते थे। हाँ। लेट हो जाते। उसके बाद फिर शिवरात्रि की सारी सजावट का इंतजाम होता था, क्योंकि नेक्स्ट डे शिवरात्रि होती थी। तो फिर सारा दिन सारी रात सब सेवादार लगे रहते थे सजावट के काम के ऊपर, और जो करते थे हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे, क्योंकि जिसका जो इट वाज अ डिवीजन जो इच्छा होती थी, हमने कभी ये नहीं कहा ये हम नहीं करना है, नहीं। हाँ, जो ड्यूटी नहीं देता था उसके लिए फिर अगली बार ड्यूटी। हमारी हर काम में हम अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते थे। जैसे हार ले आए, सब कुछ कर दिया, बाकी सेवादार है वो सजाने में लगे। देखो काम तो हर किसी का करने को दिल करता है, सेवा हर आदमी चाहता है मैं भी सेवा करूं, मेरी भी इन्वॉल्वमेंट हो। ओके, यू डू दैट, ये काम आप कर लो, हमने अपनी सेवा कर ली, अब ये आप कर लो। उस सारे काम के अंदर मैनेजमेंट इसकी पप्पू की थी। ही यूज्ड टू बी द इंचार्ज लंगर का। ये सारी मैनेजमेंट पप्पू करता था। नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं किया, करवाया सब गुरुजी ने था। लेकिन जरिया करवाया उन्होंने। आखिरकार खुद थोड़ा आगे आएंगे, किसी को तो आगे खड़ा करेंगे ना वो, तो खड़ा इसको किया आगे उन्होंने, इसने किया ये सारा। आप में से कोई भी रात को 3 बजे 3:30 बजे सोए और सुबह अगेन 6-6:30 बजे उठ के अपने तैयार होके काम धंधे पे जाना हो, nobody can do it, nobody can do it। बट ये अगर हम भी अगर कर पा रहे थे, ये उनकी ही बख्शिश थी, उनकी वही करवाते थे हमसे, अदरवाइज हम कौन थे। आज हम 11 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे तक आंख नहीं खुलती हमारी। अब नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। उस जमाने में कर लेते, तब करते थे। 3 घंटे सो के अगले दिन ऑफिस चले जाते थे, उनकी बख्शिश है। नहीं सोए तो बहुत दिन नहीं सोए, नहीं सोए, इसमें कोई नहीं खाना खाया तो बहुत दिन तक नहीं खाया। बट अच्छा 4-4 दिन अगर उन्होंने नहीं खाना खाया, हम तो उनके बाद खाते थे, तो इसका मतलब हमने भी नहीं खाया फिर। तो ये कैसे हुआ? ये सिर्फ उनकी वजह से, उन्हीं की पावर थी जो हमें धक्का लगाती थी पीछे से। जैसे हमने बात करी 2-2:30 बजे की, गुरुदेव की लाइफ आसान थी कि आपने भी कहा कि कि महाशिवरात्रि पे वो 7-7 दिन तक फिर लिक्विड्स पे रहते थे गुरु पूर्णिमा पे। अंदाज़ा मुझे जो लग रहा है कि वो उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ आसान थी कि मुश्किल थी, कठिन थी? लाइफ बहुत आसान थी, वो अपने आप को लाइट लेते थे, वो कभी टेंशन नहीं लेते थे गुरुजी। अगर कोई भी परेशान आदमी बहुत ज्यादा परेशान भी आ गया तो उन्होंने उसको भी शांत करना है और अपने को कुछ भी फील नहीं होने देना कि मैंने उसकी इतनी बातें सुनी है, उसकी परेशानियां सुनी है। उनको ऐसा कुछ फील ही नहीं करता, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई कभी भी, हमने देखी नहीं कभी। हाँ, प्रॉब्लम तुम समझ सकते हो कि उनके पास जो भी है दुखी आया, मतलब लोगों के दुख ले लेके ना एक अजीब ही तरह का उनका अपना वो हो गया था। अब उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि जो भी आता था दुखी आता, और वो सबके दुख ही लेने की कोशिश करते थे। ऑब्वियसली उनके पास जो भी आएगा वो दुखी होगा, तभी तो उनके पास आएगा, नहीं तो उनके पास आने की किसी को जरूरत ही क्या, बेसिकली देखा जाए तो। कभी हमने जिंदगी में उनके चेहरे पे शिकन नहीं देखी हमने, वो बहुत लाइटली सबकी बातें सुनते थे। और उसका एक इंस्टेंट मैं सुनाता हूँ आपको। गुरुजी के ब्रदर एक्सपायर हो गए थे जी, गुरुजी के ब्रदर एक्सपायर हो गए। गुरुजी वहां से हरियाणा से आए थे
और वहां जब वो गुरु जी के वहां पे आ गए गुड़गांव में, तो काफी दुनिया थी लोग मिलने के लिए। तो एक आदमी लड्डू का प्रसाद ले आया था और गुरुजी ने अपने हाथ से वो लड्डू के प्रसाद बांट दिए थे। हालांकि वो डेथ से होके आए थे, वो कुछ भी अपने चेहरे पे शिकन नहीं लाते थे कि मुझे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और वो कभी किसी को शो भी नहीं करते थे, कभी किसी को शो नहीं करते थे। ये चीजें जो है ना, ये बहुत मुश्किल प्रैक्टिस है। हमें पता हो कि ये आदमी बाहर से आ रहा है और ये मेरे बारे में टोटल नेगेटिव सोचता हुआ आ रहा है, टोटली नेगेटिव, लेकिन मेरे पास आने के बाद इसने गुरुजी को माथा टेका, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव सोचता आ रहा होगा तो गुरुजी उसके लिए भी कुछ नेगेटिव सोचेंगे। नो, वो उसको वैसे ही उसको आशीर्वाद दे के उसका जो भी काम है उसका काम करेंगे, क्योंकि वो गुरु हैं। जबकि ये चीज अगर किसी आम आदमी के साथ हो कि वो नेगेटिव, तो दूसरा आदमी तो उसका कॉलर पकड़ लेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये चीजें जो है ना, ये उनको मैटर नहीं करती थी ये चीजें बिल्कुल भी, कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, क्या सोच रहा है, लिस्ट बॉदर बोलता है। उनका काम था कि मैं जिस काम के लिए आया हूं मैंने वो काम करना है। वो पब्लिक के लिए आए थे, पब्लिक की भलाई के लिए आए थे, वो पब्लिक की भलाई का ही काम उन्होंने सारी जिंदगी किया। तो ये चीजें ना उनको अफेक्ट नहीं करती थी, ये थकावट या कुछ चीजें, जैसे हम कह सकते हैं कि वो उनकी टफ लाइफ थी या कैसी थी, वो बहुत लाइटली लेते थे इन चीजों। और जबकि ये भी उन्हें मालूम था कि बाहर इतनी पब्लिक खड़ी हुई है, और आप हमसा जी ये देखिए, हम अपने घर में 2 बच्चों को एक सेम फीलिंग नहीं दे पाते, वो 1 लाख आदमी को सेम फीलिंग देते थे कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूं। हर आदमी उनसे मिलने के बाद ये फीलिंग लेकर निकलता था कि यार ये तो मेरे लिए बैठे हैं और बाकी तो ऐसे लाइन में लगे होंगे। अब ये फीलिंग शायद हम अपने 2 बच्चों में सेम फीलिंग नहीं दे पाते, जो गुरुदेव 1 लाख बंदे में भी सेम फीलिंग दे देते। तो अगर वैसे तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन क्योंकि हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर आप में से, अब आप सबसे ये सवाल है कि अगर एक क्वालिटी आप पिकअप करें गुरुदेव की, जो आपके लिए सबसे आपके जहन में पहले ताज़ा होगी, वो गुरुदेव की क्या क्वालिटी थी, और क्यों आप कहते हैं कि ऐसी क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? हर एक को अपना बनाना, हर एक को अपना बनाना, ओके, हर एक को अपना बनाना। जो भी उनके कमरे में से बाहर निकला ना, उसके कॉलर खड़े होते थे, गुरुजी तो मेरे ही हैं। गुरुजी के साथ जो एक सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट था, देखिए हर आदमी जो अंदर गया उसको कोई ना कोई तकलीफ कुछ ना कुछ होगी, चाहे फिजिकल हो, चाहे उसको मनी वाइज प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, चाहे उसके फैमिली रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तभी तो वो गुरु के पास आया है अपनी तकलीफ दूर करने के लिए। बिल्कुल, ये एक बात जो थी, आप ये कह सकते हैं कि किसी की कोई भी प्रॉब्लम रही, कुछ भी रही, गुरुजी ने उस चीज को कभी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया, उन्होंने अपने तक रखी। अब आप ये मान सकते हो कि लाखों बंदे अपनी प्रॉब्लम उनको बता के गए, और लाखों ये राज ही कह सकते हो आप कि गुरुजी ने अपने अंदर समेट के रखे। उन्होंने ये नहीं किसी को भी बताया कि उस आदमी को क्या प्रॉब्लम थी, वो किस लिए मेरे पास आया था। ये चीज जो है ना, ये हर इंसान के अंदर ये चीज नहीं होती। इसके लिए कह सकते हो कि वो पेट जो है ना, उसमें सागर समाने वाली बात जी, इस तरीके से लाइक दैट। ये चीज उनसे सीखने वाली थी कि ये चीजों को कैसे रखा जाए। हमसा जी, उनको ये सारी बातें हर एक आदमी की याद भी रहती थी। हाँ, अच्छा, याद भी रहती थी। हाँ, उनकी याददाश्त भी अच्छी थी। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, बिकॉज हम लोगों की तो मेरी तो बिल्कुल ही याददाश्त कमजोर है। नहीं, उनको हर एक की जो उसने बात करी है पहली बार, वो अगली बार आएगा, पहली बार तो उसका इन बिटवीन सोल्यूशन निकला होगा। अगर बाय द वे कुछ रह भी गया तो उसका सोल्यूशन अब तो ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, मैं हैगा तेरे नाम, मैं हैगा। दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट। नहीं, ऐसे छाती पे हाथ रख के कहते थे मैं बैठा हूं, कॉन्फिडेंस देते थे और ट्रस्ट। और ये कॉन्फिडेंस, और उनके जाने के बाद ये फिजिकली कॉन्फिडेंस देने वाला कोई, मतलब ये फिजिकल कॉन्फिडेंस उनके बाद मिला ही नहीं। वो देते थे ये कॉन्फिडेंस कि मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ पे। मैं बिंदु जी से पूछती हूँ, बिंदु जी ने तो उनके साथ फिजिकली कोई मुलाकात नहीं की, क्योंकि जब आपकी
तो विंदु जी, आप जब इतनी सारी बातें सुनती हैं उनके बारे में, और आप तो निकू जी से भी सुनती आई होंगी इतने सालों में, बिल्कुल, तो आपके जहन में गुरुदेव की छवि क्या है? मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैंने उनको देखा नहीं है या मैं उनसे मिली नहीं। इनके नरेशन के थ्रू तो मुझे लगता है कि शायद मैं रोज ही उनसे मिली थी उस लाइफ में। ये इतना, मतलब इतनी बारी मैंने ये बातें सुनी है, और ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो सब कुछ मैंने देखा है, जो इन्होंने सुनाया और मैंने वो सब देखा है, मैं वही थी, एंड आई कैन फील हिज प्रेजेंस एक्चुअली। जी जी। रूबी जी, हाँ जी, आप मुझे ये बताएं, एंड ये एक्चुअली सबके लिए ही सवाल है, बट जब एक इंसान एक महान पुरुष बन जाता है, तो एक किस्म की, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, एक किस्म की एरोगेंस आ जाती है। हाँ जी। तो क्या आप में से किसी ने किसी लेवल की एरोगेंस देखी गुरुदेव में? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब वो क्या, उनके बच्चे भी डाउन टू अर्थ थे। गुरुजी से एक चीज सीखने वाली चीज है ये कि रिश्ते जो है, रिश्ते कैसे मेंटेन किए जाते हैं, रिश्तों की मर्यादा कैसे रखी जाती है, ये गुरुजी से बेहतर शायद मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा। बताइए। अब देखिए, हम घर में ही रहते थे, घर में रहते थे तो गुरुजी के ब्रदर जहां वो पहले रहते थे, ट्रांसजमुना उनके बड़े ब्रदर थे, वो भी मिलने के लिए आते थे उनको। गुरुजी की सिस्टर्स भी मिलने के लिए आती थी, गुरुजी के इन-लॉज की तरफ से भी मिलने अगर आते थे। आप ये देखिए कि गुरुजी, हालांकि वो इतने बड़े गुरु थे, सब कुछ था, वो लोग आते थे तो उनके चरणों में बैठते थे, पब्लिक जब भी आती थी। लेकिन जब गुरुजी के बड़े ब्रदर आए हैं या उनकी कोई बड़ी सिस्टर आई हैं, गुरुजी ने कभी उनको नीचे नहीं बैठने दिया। गुरुजी अपने बेड पे उनको अपने साथ बिठाते थे कि यहाँ बैठवा। उन्हें मालूम था, हर इंसान को उन्हें मालूम था इनकी क्या जगह है, इनको मैंने कहाँ बिठाना है। ये चीज सीखने वाली गुरुजी से थी जी। रिश्ते बहुत खूबसूरती से जो मेंटेन करते थे ना, वो गुरुजी करते थे। गुरुजी के, मैं कहता हूं ये चीज हमेशा हमें गुरुजी से सीखनी चाहिए कि रिश्ते मेंटेन कैसे किए जाते हैं। ये सीखने वाली बात। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। जब राखी होती थी, यस, राखी जब होती थी तो वो सुबह अर्ली उठ के चले जाते थे। हाँ। इनके मम्मी जो, इसकी मम्मी से राखी बंधवाने के लिए, बिकॉज़ शी वाज एल्डर टू हिम। हाँ, सुबह अर्ली उठ के चले जाना और किसी की वेट नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, कैसे निकल जाना। वो रिश्ते को कैसे संभालना है, ये तो खैर उनको अच्छा। करवा चौथ का त्योहार है तो अगर वो बॉम्बे भी बैठे और करवा चौथ का दिन दिल्ली आ जाते थे। हाँ। ये नहीं कि वो वहां बैठे रहेंगे। ये कुछ चीजें जो थी ना, ये रिश्ते संभालना और इनको सबको अपनी अपनी जगह पे मेंटेन करके रखना। अब वो तो रिश्तों की बात है। हमारे साथ काम कराने लग पड़ते थे कि मेरे को याद है जब हरियाणा में मंदिर में पहली मूर्ति स्थापना की थी, पप्पू ध्यान कर, याद होगा, है ना? किचन में खुद खड़े थे, हाँ, साथ में लग गए लोग आए, पूछे गुरुजी कहाँ पर। ये मेरे साथ ना हलवा और चने मेरे साथ दोने ना फटाफट थाल में डाले जा रहे, दोने खोल के मैं हलवा और चने मिक्स कर करके उसमें डालता रहा। और ये ना उठा के, ऐसा भी नहीं, खुद वो मतलब वो जो बड़ा थाल था जिसके ऊपर दोने रखे थे, उठा के किसी को पढ़ाते थे, जा बेटा जल्दी बांट के आओ। फिर मेरे साथ लग जाते थे दोने लगाने के लिए, वो खाली दोने लगाए जाते थे और मैं हलवा चने का प्रसाद डालता रहता था। लोग आ रहे थे पूछने के लिए कि गुरु से मिलना, कहते चौधरी साहब ने उत्थे बिठा लो। दीवान पे ना चौधरी साहब को बिठा दिया और लोग उन्हें कोई माथा टेक के जा रहे, कौन है? गुड़गामा के गुरु जी है। अरे ऐसा कई बार हो जाता था। एक बार की बात है, मुझे कई बार होता था, क्योंकि जब पप्पू की गग्गू की शादी भी हो गई थी तो आफ्टर ऑल फैमिली लाइफ है, घर भी जाएंगे, तो कई बार ये दिल्ली गुड़गांव नहीं आते थे। कई बार निक्कू एक मिनट चुप रहे। निक्कू ना गुरुजी ने बाबे ਨੂੰ ਪੜਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि ना उन्होंने बुलाओ। ये मतलब हाँ, सारे राज निकल रहे हैं। मैं किचन में ना, मैं किचन में सब्जी गर्म कर रहा था। सब्जी गर्म करते करते ये उठ के अपना कपड़े बदल के लुंगी पहन के बाहर आ गए किचन में। क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं जरा सब्जी गर्म कर रहा हूँ। तो ये उठ के मेरे साथ ये सैलेड काटने लगे। अच्छा, कहते तू सब्जी गर्म कर, मैं सैलेड काटता हूँ।
वो सैलेड वगैरह काट के तैयारी करके अंदर चले गए, तो हमने सब्जी वगैरह लगाई, सारा करके ट्रे अंदर लगा, मतलब इस तरीके से साथ में उठ के आ जाते थे, साथ में रसोई में खड़े होकर काम करने लग जाते थे। जी जी। तो नो, कोई एरोगेंस नहीं थी उनके अंदर किसी किस्म की कि मैं तो बैठा हूं, अब यहीं पे ला के दो मुझे खाना, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं था उनके अंदर। वो तो उठ के बाहर आ जाते, उठ के फ्रिज में से सामान निकालने लग जाते थे देखने के। इतना मतलब इतने महान होते हुए भी ना, शायद उनमें हमें हैं, उनमें मैं नाम की चीज नहीं, और इसीलिए शायद हमारी गलतियों की हमें कभी सजा भी नहीं दी। हमें ऐसी खामोशी अख्तियार कर ली थी कि हमें तौबा करने होने का मौका भी नहीं दिया। ये गुरुदेव की विचित्र हैबिट्स, आपने हमें बताया कि थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम हिम, यूनिक हैबिट्स उनकी। कई प्रैक्टिसेस तो जैसे पप्पू जी ने कहा था कि हमेशा हाफ स्लीव्स पहनते थे, तो बाल कटाने का तरीका या कोई ऐसी हैबिट्स, या ताकि जैसे बिंदु जी को आपने इतनी सालों तक इंडक्ट किया है, हम भी जानना चाहते हैं इन गुफ्तगू के थ्रू कि गुरुदेव की क्या हम इमेज लेके जाए। तो यूनिक हैबिट्स बताएं। यूनिक हैबिट उनकी क्या थी, मैंने आज तक उनको कभी सूट पहने हुए नहीं देखा, कोट कभी नहीं पहनते थे, नहीं पहनते। ओके। जबकि वो वेरी फर्स्ट टाइम जब अमेरिका गए, उनके लिए सूट सिलवाया, टेलर को घर बुला के नाप दिया, उनके लिए गर्म सूट सिलवाया गया, सूट लिया उन्होंने, सूट साथ में पैक किया, उन्होंने अमेरिका जाके किसी को दे दिया, लेकिन खुद नहीं पहना। ये गले का बटन नहीं ना बंद हो पाता था, कोट कभी नहीं किया पहनते थे, कभी भी, कभी टाई नहीं बांधी देखी मैंने उनके, और नहीं पहना है कुर्ता पजामा कभी नहीं पहना, कुर्ता पजामा भी नहीं पहना, नो कुर्ता पजामा नहीं पहनते थे, हमेशा लुंगी में रहे, ऊपर लुंगी और शर्ट, लुंगी और शर्ट में रहे ऑलवेज। तो और बताएं, और ऐसी हैबिट्स। अच्छा, कितने भी सर्दी हो, ऊपर सिर्फ एक फुल स्लीव का स्वेटर होता था ज्यादा से ज्यादा सर्दी में। आप ये नहीं कह सकते ऊपर से कोई विंड चीटर पहना होगा या कुछ जैकेट पहन के गए होंगे। यहाँ ठंड नहीं लगती थी, उनको ठंड नहीं लगती थी भाई, हमें समझ में नहीं आया, कोई इनर नहीं पहना कभी जी, तो शिवरात्रि में वार्मर या कुछ नहीं पहना उन्होंने कभी। नहीं, शिवरात्रि पे अर्ली मॉर्निंग में पब्लिक से मिलने चालू हो जाते थे, सुबह 4 बजे 3 बजे सुबह मिलना शुरू कर देते थे पब्लिक को, और जल का गिलास भी होता था कईयों को, जिनको दिखलाना जैसी मतलब जैसी जिसकी वो क्या नाम है परेशानी होती थी, अगर उन्होंने ओम दिखलाना जब वो करना तो अपना हाथ पानी से धो के दिखला देते थे। पर 3 बजे लाइनें होती थी गग्गू जी, 2:30 बजे मेरे ख्याल लाइन तो शिवरात्रि पे लोग लंगर करते जाते थे और लाइन में लगते जाते थे। लाइन तो 9 बजे 8 बजे शुरू हो जाती थी लगनी रात को, और गुरुजी का मूड कब बनता था हमें भी नहीं पता लगता था। तो लाइन लगती, लाइन तो रात को 12 बजे 1 बजे तो इतनी लंबी लाइन होती थी, कई किलोमीटर लंबी लाइन होती थी। ओह ऐसे, ओह यस। तो छोटे छोटे बच्चे लेके लोग बैठे होते थे, तो गुरुजी कई बार देखते थे तो गुरुजी कहते थे आज लाइन जल्दी स्टार्ट कर दो, छोटे छोटे बच्चे लाइन में बैठे हैं, ठंड बहुत है, चलो इनको जल्दी फ्री करके भेजते हैं। वो सो कंसिडर, आपने स्थान देखा है ना, तो स्थान की जो सड़क है ना, बैक साइड की सड़क है जो वहां तक खत्म होती थी, उससे आगे तक लाइन होती थी, उससे आगे तक लाइन होती थी। तो कितने किलोमीटर होंगी वो? 2-2.5 किलोमीटर तो थी, 2 किलोमीटर तो होगी मेरा ख्याल, और उसके बाद मुड़ के फिर आगे कुछ बढ़ जाती, हाँ वो टर्न कर जाती थी लाइन वहां से। तो हमने गुरुजी को कहना कि लाइन बहुत लंबी है और बहुत, तो गाड़ी में बिठा के गुरुजी को हमने पीछे काले शीशे वाली गाड़ी लेनी, एक राउंड मार के आते थे, वहां से राउंड मारना, गुरुजी ने देखना, किसी को नहीं पता चलता था कि गाड़ी में गुरुजी बैठे। हमने जाना, जाके चक्कर लगा के वापस आते ही कहना लाइन चलाने की तैयारी करो, मैं नहा के आ रहा हूँ, और विद इन एन आवर लाइन स्टार्ट कर दे। बाय द टाइम आप तैयारी भी नहीं शुरू हुई होती थी, फटाफट आगे जाकर रस्सियां लगवानी, तैयारी करनी, और वो लाइन में आ जाए, कहते लाइन फ्री करो जल्दी, जितने बैठे ठंड में इनको भेजो घर। ही वाज सो केयरिंग, पब्लिक की बहुत केयर करता, पब्लिक का बड़ा ध्यान रखता, बहुत ध्यान रखता था। और हमें तो एकदम सडनली उन्होंने बुलाना, लंगर खत्म हो गया, कितने लोग रह गए, इतने, मैं पब्लिक ने मिलना इस टाइम शुरू कर दूंगा, तो हमने इमीडिएटली आपस में ड्यूटी बांट लेनी। पप्पू ने कहना जी, निक्कू ने भी, आप जी हमें इतना टाइम दे दो, हम लंगर लोगों को सबको खिला देंगे, आप बोलो। फिर उन्होंने अपना कहना कि नहाने, मतलब हमारा क्या होता था, एक ने ड्यूटी गुरुजी के पास ले लेनी कि हाँ भी तू गुरुजी ने हैंडल कर ले, हम तब तक ये वाला काम निपटा लेते।
बाहर का पब्लिक को खाना खिला देते हैं, सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद गुरुजी ने नहाने चले जाना, नहा के आना, है ना, आते ही उसके बाद जब नहा के आते थे तो शायद मेरा ख्याल हम लोग उनको एक लिम्का का गिलास पिलाते थे, नींबू डाल। यही था ना पप्पू। तो कोई भी जो भी होता था, आपस में हमारी ड्यूटी बढ़ जाती थी। अगर निक्कू ने उस दिन वो संभाल लिया, उसके बाद हमारा भी रोल खत्म। शुरू में हो सकता हम गुरुजी के साथ 2-4 कदम आगे चलते थे, पर फिर गुरुजी ने बुला लेना, ज्यादातर तो सिद्धू साहब ने बुलाते होंगे, सिद्धू साहब आ जाते थे, जल का गिलास लेके साथ चलना। फिर उसके बाद हमारा रोल नहीं है, फिर हम गुरुजी पब्लिक को मिल रहे हैं, हम बाकी का अरेंजमेंट को देख रहे हैं। नहीं, जैसे आपने भी कहा और निक्कू जी ने भी कहा कि गुरुदेव बड़े कंसिडरेट होते थे हर चीज़ के लिए। अगर बच्चे हैं तो लाइनें जल्दी शुरू कर दी, उस तरह से वो वक्त के भी बड़े ड्यूटी के तरफ भी बड़े कॉन्शियस थे, राइट। और मैंने सुना है कि वैसे तो मुझे गुप्ता जी ने बताया था कि जहाँ पे ऑफिस जय पूसा रोड पे, वहाँ के सारे दरवाज़ों पे लोग वेट करते रहते थे। फिर स्थान के जो घर है वहाँ भी लोग बाहर वेट करते रहते थे। और गुरुदेव कई बारी क्योंकि ड्यूटी में लेट हो रहे थे तो कई बारी दीवार छलांग के जाते होते थे। नहीं, दीवार छलांगे नहीं है, वो पीछे गेट होता था, गेट क्रॉस दरवाजा एक बनाया हुआ था ऐसा, लोगों को पता नहीं चलता था कि वो दरवाजा है। उसमें लगता यही था कि ये दीवार है। वो स्लाइडिंग डोर था, वो स्लाइडिंग डोर खोल के पीछे से चुप करके निकल जाते थे। तो ये दिस वाज बिकॉज ऑफ ड्यूटी कॉन्शियसनेस की। यस, ड्यूटी कॉन्शियसनेस, क्योंकि ही हैज टू रीच देयर। अदरवाइज वहां पे लोग बाहर इतने खड़े हैं, उनको मिलने के चक्कर में ही पता लगे 1 घंटा लग जाएगा। वहां भी लोग मिलने वाले पहुंच जाते थे ऑफिस में, तो वहां भी बैक डोर से बेचारे जाते थे कई बार के किसी को ना पता चले कि मैं आ गया हूँ। ऑलमोस्ट उनके ऑफिस में मिलने का काम तो है ना लोगों का 75 के 74 उससे पहले ही स्टार्ट हो गया था। सुरेंद्र भाई सदा पहले ही आते थे, पूसा जैसे फिर अपने शर्मा जी, पंडित जी, आरपी शर्मा, नहीं राधे बताइए 90। हाँ राधे पादा। तो पप्पू जी, क्योंकि ये बातचीत का सिलसिला है, एक मेरा सवाल कि जब ये गुरुदेव के साथ लोग बैठते थे तो किस तरह के गुरुदेव बातें करते थे, क्या समझाते थे, पूरा डिस्कोर्स होता था? जब आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोग 500-600 लोग आ जाते थे, किस तरह की बातें थी? नहीं, गुरुजी जो बात करना होता था वो तो गुरुजी के रूम में ही होते थे ना, 5-7 आदमी 10 आदमी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होते थे। गुरुजी जो 500-600 लोग आते थे, ये 1-on-1 मिलते थे गुरुजी को। 1-on-1 एक दिन में? नहीं, लाइन लगी होती थी, अंदर जाते थे, मत्था टेकते थे, किसी ने 2 मिनट बात करनी है कर ली, करके विल गो आउट, नेक्स्ट पर्सन विल गो इन। इस तरीके से होता था ये। गुरुजी ओपनली 500-700-1000 आदमी को नहीं समझाते थे ना, ऐसे नहीं था कि 500-1000 आदमी के सामने आए भी नहीं। नो नेवर। सिर्फ जो लाइन में भी जाते थे आशीर्वाद देके चलते, आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेके चले गए। किसी को कोई बात करनी है तो कोई बात करने, 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया कि गुरुजी हमारे घर में ये परेशानी है, वो कहते थे वो चलो जा। सो ऐसे टाइम दे देते थे, इस टाइम आना। ऐसे नहीं था कि गुरुजी ने 500 बंदों को बिठा दिया और उनको लेक्चर दिया बिठा के, ऐसा कभी नहीं था जी। लेक्चर नहीं देते थे इस तरीके से जी। हाँ, एक ठीक है। जैसे हम लोगों को लेक्चर नहीं देना आता, आज तक नहीं आता, हम भी वहीं से सीखे हुए हैं। आप लोग क्वेश्चन करते, हमने आंसर दे पाते। मैं सविता जी से पूछ नहीं रही हूँ, लेकिन पूछूंगी कभी लेक्चर देना आता है कि नहीं। आ रही पप्पू आवाज? पप्पू आवाज आ रही है? पप्पू मशीन लगा रहा है। नहीं, आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही बीच ना। तेरे फोन से कोई दिक्कत है? तेरी मशीन दा सेल कमजोर हो गया। देखिए, मिरेकल और हीलिंग्स तो ये तो एक रूटीन वर्क था, ये तो वहां पे चलता रहता था। ये तो डे टू डे हम देखते थे, डेली डीलिंग के अंदर हम देखते थे। कभी कोई गुरुजी के पास आया, हर कोई जो उनके पास आया, किसी को परेशानी है तभी आया। मैं शायद आपको एक इंसिडेंट मैं बता देता हूँ आपको, जो मेरी आंखों के सामने हुआ, कि शायद मेरे ख्याल मैंने कभी आपको पहले भी कभी बताया हो कि एक बार मैं गुरुजी के पास शाम के टाइम अराउंड 4, 4:30, 5 बजे की बात होगी, गुरुजी बैठे हुए थे। तो इतने में ना बाहर से दरवाजा बंद होता था तो गुरुजी के रूम में आता कोई नहीं था। अपने आप किसी की हिम्मत नहीं थी कि दरवाजा खोल के कोई भी अंदर आ जाए। तो वो निकल के जा रहा था,
खिड़की के पर्दे हटे हुए थे, गुरुजी ने उसको जाते हुए देखा। गुरुजी कहते इसको बुला के ला आज तुझे एक चीज दिखाऊं। मैं बाहर निकला, मैंने वो तब तक लंगर वाली साइड चला गया था, मैंने उसको आवाज दी, मैं कहा गुरुजी बुला रहे। तो वो फटाफट भाग के आया कि भाई गुरुजी ने बुलाया, तो ये तो बड़ी किस्मत की बात है कि गुरुजी ने बुलाया, चलो मिलके जाए। वो आ गया, अंदर आया, उसने मत्था टेका। मैं गुरुजी के साथ ही बैठा हुआ था, इधर सेटी पे या नीचे था। तो उसने मत्था टेका, तो उसको कहते ले भाई बुला, उसको बुला कहते। अब उनको मालूम था इसको क्या परेशानी है, ही न्यू दैट। तो लो जी, उसने रिंग्स पहनी हुई थी, उसने रिंग्स उतारी, घड़ी उतार के अपने गुरुजी के बेड पे रख दी, उसने हाथों को झटका दिया, गर्दन को झटका दिया, और वो तो जो भी चीज थी उसके ऊपर। कहते क्या नाम है? कहता जी मेरा राम, हरि राम। कहते तू इसको कहां से मिला? कहता जी ये वहां गया था दिल्ली में, निगम बोध घाट, वहां पे क्रीमेशन ग्राउंड है, वहां से इसको मैंने पकड़ा। कहते तूने इसको कहा? कहते वो नॉर्मली हमारे हिंदू धर्म में है कि इवनिंग टाइम में कभी भी पेड़ के नीचे कभी भी यूरिनेट नहीं करना चाहिए वहां पे। तो इसको कहते मैंने वहां पकड़ा। कहते फिर तो छोड़ दे इसको। कहता छोड़ देता हूं, मैं सुन रहा हूं, उसकी बातें सुन रहा हूं। कहता मैं छोड़ देता हूं जी। कहते फिर कहता जी एक रिक्वेस्ट है आपसे। कहते क्या? कहता मेरा जन्म करवा दो आप जी। तो ऐसी जितनी भी चीजें होती थी, ये सब गुरुजी को एक ही चीज बोलती थी कि गुरुजी हमारा जन्म करवा दो। अगर तो गुरुजी ने उनको प्रॉमिस कर दिया कि हाँ करवा दूंगा, वो कहते थे ठीक है, इमीडिएटली। उनको मालूम था कि अब हमारा हो जाएगा कहीं ना कहीं। इट वॉज लाइक दैट। उसको कहते अच्छा, कहते ठीक है, और लो जी विद इन ए मिनट वो बंदा नॉर्मल, विद इन सेकेंड्स उसने रिंग्स उठा के पहनी, उसने घड़ी बांधी और माथा टेक के वो चला गया। ये मेरी आंखों के सामने ये 5-7 मिनट के अंदर ये इंसिडेंट हुआ। तो ऐसे हमने लोगों को हील होते हुए अपने बहुत लोगों को देखा, बहुत सैकड़ों किस्से होंगे ऐसे तो जो गुरुजी ने ठीक किए लोगों। मतलब अब हम अपने ऊपर ही लेके चले। मुझे एक बार बड़े वीरवार से पहले रात को बुखार चढ़ गया। वो अंदर रात को 11 बजे उठ के आए बाहर, जब वो फ्री हुए आवाज सुन ली कि बुखार चढ़ा। क्या हुआ? कहते मैं कहा जी बुखार चढ़ गया। वो अंदर गए, उनके सराने जो धूप जलती थी वहां से थोड़ी सी बभूत लेके आए और आके मेरे मुंह में डाल दी। चल कहते ठीक है कुछ नहीं होता। एंड विद इन एन आवर आई वाज नॉर्मल, कोई बुखार नहीं। हमने जितने साल हम गुरुजी के पास रहे हैं, पप्पू गग्गू सब बैठे हैं, हमने कभी कोई दवाई नहीं खाई, नो मेडिसिन कभी नहीं खाई, कभी नहीं। हमें ये भी नहीं पता था कि क्रोसिन क्या होती है। हम सर जी केमिस्ट की दुकान पे नहीं गए कभी। हाँ, हमें कोई दवाइयों के नाम नहीं पता थे हमें। और सच बताऊं, शायद मेरे ख्याल ऐसा कभी 1-आधे घंटे के लिए कभी बुखार चढ़ा, वो एक अलग बात है, कभी बुखार भी नहीं चढ़ा हमें। ये उनका करिश्मा ही था कि हमें कभी उन्होंने बीमार भी नहीं होने दिया। ये देखिए आप। और पता नहीं कहां से कौन सी प्रॉब्लम से हमें बचा के लाते थे। मतलब एग्जाम्पल दीजिए। अब इसमें एक एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ था कि मैं एक बार पंजाब गया था बाई कार किसी को लेके साथ अपने। तो मैं वहां से हिमाचल चला गया, सुंदरनगर। पंजाब भी बाई रोड में पहली बार गाड़ी चला के गया था। पहाड़ पे तो मैंने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं थी। तो मैं हिमाचल चला गया, सुंदरनगर चला गया। तो वो मुझसे मैं जब वापस आया तो गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा रात को। कहते तू वहां हिमाचल क्यों गया था? मैं क्या, वो कहते हिमाचल जाना है, तो मैं उनके साथ हिमाचल चला गया। कहते तुझे पता है मैं तुझे कैसे वहां से लेके आया हूं वापिस? अब ये चीज देखने वाली, कहते तू वहां चला तो गया, कहते लेकिन मैं तेरे साथ रहा और तुझे वहां से लेके आया हूं। मतलब मेरे अंग संग रह के मुझे वहां से बचा के लाया, जबकि मैं पहली बार हिमाचल में पहाड़ों के ऊपर मैंने गाड़ी चलाई थी। अच्छा। तो ये हमें हमने तो अपनी तरफ से गलती कर दी, लेकिन बचा के लाने वाले वो खुद थे जो हम बचा के लाए वहां से। उनका हीलिंग का ढंग क्या है? नोबडी कैन से कि ये उनका एक्चुअल ढंग था। वो बिना हाथ लगाए भी ठीक कर देते थे, किसी के थ्रू भी ठीक कर देते थे। ऐसे तो पप्पू जी को भी मालूम है। ये तो गुरुजी खुद नहीं करते थे, मतलब दिखाते नहीं थे कि मैंने किया है, अपने शिष्यों से करवाते थे। वो अपने शिष्यों से काम करवा देते थे। ये तो बहुत रेगुलर होता था। जी।
रेगुलर होता था। अब मैं उसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। बताएं। मेरा एक दोस्त था, उसकी सिस्टर जो उनसे उसके इशू नहीं था, गुरुजी ने मुझे बोला कि उसको ना बड़े वीरवार को बुला लिया, और बड़े वीरवार को गुरुजी मिल नहीं रहे थे। गुरुजी के शिष्य होते थे आरपी शर्मा जी, वो अब नहीं है। तो मैंने कहा जी वो आपने कहा था वो लड़का आया हुआ है, उसकी सिस्टर भी आई हुई है, तो एक काम कर, आरपी शर्मा जी ने मिल रहा है, उनको सारी स्टोरी सुना देना अपनी जो भी है उसकी लड़की की, जो उसके इशू नहीं था। आप विश्वास करना, मैंने उनको आरपी शर्मा जी से मिलवाया, और आरपी शर्मा जी ने जो भी उनको देना था, सिस्टम जो भी था वो दिया, और आफ्टर 1 मंथ वो लड़की भी कंसीव कर गई। गुरुजी कई बार अपने शिष्यों से करवाते थे, खुद पीछे साइलेंट। उनको अपने शिष्यों पे भी बहुत यकीन था, बहुत मान था, और आज उनके शिष्य, उस गुरु के शिष्य ये जो आगे चल रहे हैं। आप एक किस्म के दरवेश थे कि लोगों को आपसे इजाजत लेके जाना पड़ता था अगर उन्हें गुरुदेव को मिलना था। नहीं, हम दरवेश तो एक्चुअली सच्चाई पूछो तो कुछ भी नहीं थे। दरवेश कुछ भी नहीं, आज भी कुछ नहीं है हम, ना 3 में ना 13 में, हम कुछ नहीं है। बट ये सिलसिला क्यों था? मतलब आप लोग क्यों उनकी एंट्री लोगों से रोक के रखते थे? हम किसी की एंट्री नहीं रोकते थे। गुरुजी की परमिशन होती थी तो हम उनको मिलवाते थे, हम थोड़ा मिलवाते थे लोगों को। गुरुजी की परमिशन के बिना हम कुछ भी काम नहीं करते थे। इवन मल्होत्रा बाबा जी भी अगर जाना चाहते थे अंदर, तो वो अगर हम हैं वहां पे तो ये कहते थे बेटा गुरुजी से पूछ, मैंने अंदर आना है। वो अपने आप कभी नहीं जाते थे। तो मुझे ये बताइए कि एक बार आप तीनों मूवी के लिए गए थे। अब ये किस्सा तो आई नो, ये एसी वाला तो निक्कू जी ने गोलमोल कर दिया, उसमें काफ़ी कुछ और था जो निक्कू जी ने बताया था। पर ये मूवी का सिलसिला तो निक्कू जी मुझे आपसे और पप्पू जी और गग्गू जी से सब्सटैंशिएटेड फुल ऑन निक्कू की ना याददाश्त मतलब जहन अच्छा है, तो निक्कू ही समझा पाएगा। बाकी मैं मेन बतला देता हूँ कि गुरुजी ना मतलब वो जब भी देखो कुछ टाइम बाद, बेटा आज शादी रखनी है, आ जाना, काम करना है, शादी रखना है, काम करना है ना। तो निक्कू बतलाव शुरू हो जा, तू ही बतलाएगा। क्योंकि हम बहुत यंग थे, उम्र हमारी, मेरी उम्र मान लो अगर मैं 23-24 साल का था, गग्गू मेरे से बड़ा था, पप्पू गग्गू से भी बड़ा था, तो हम कभी कभार हम प्रोग्राम बना लेते थे, क्योंकि जॉब हम काम दिल्ली में ही करते थे, दिल्ली से गुड़गांव आते थे। हमें इतना पता होता था कि वहां पे 12, 12:30, 1 बजे तक तो लोग रहते ही हैं भाई। हम पिक्चर 6 से 9 पिक्चर देखेंगे, 10-11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, 11 बजे तक। तो गुरुजी को कहाँ पता चलेगा कि हमने पिक्चर देखी। तो ये हमारी फीलिंग होती थी, जबकि उनको तो सब पता होता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। ये हमारी इग्नोरेंस थी, ये कह सकते हो कि हम ये सोच के जाते थे। तो एक बार हम पिक्चर देख के, मेरे ख्याल हम 11 बजे, 11, सवा 11 घर पहुंचे होंगे रात को। तो घर गए तो बिल्कुल खाली, सारी पब्लिक जा चुकी, कोई भी नहीं। अंदर पूरन जी बैठे हुए छोटे रूम में, और ग्रिल को भी ताला लगा दिया, और दरवाजा गेट भी बंद करवा दिया, ताला लगा दिया। हमने पूरन जी को आवाज लगाई, उन्होंने गेट खोला, तो हम अंदर गए। हमने कहा आज क्या बात, पब्लिक गुरुजी पाठ पे थे क्या? तो ऐसा तो पिन ड्रॉप साइलेंस तभी होती थी जब गुरुजी पाठ पे लेटे हुए हो। वो कहते नहीं, गुरुजी तो अंदर बैठे, पब्लिक तो उन्होंने फ्री कर दिया सबको। मैंने कहा जितनी जल्दी, कहते हाँ आज उन्होंने कहते 11 बजे ही सबको भेज दिया। मैं तो फिर कहते वो कह रहे थे वो आएंगे तो मेरे पास भेजना उनको। अब हम अंदर जाते हुए डरे, तो हमने ना सबसे पहले मैंने और गग्गू ने पप्पू को भेजा अंदर कि पप्पू तू अंदर जा, अंदर का माहौल देख के आके बाहर बता हमें, तो उस हिसाब से हम जाएंगे अंदर। पप्पू ने कुछ कहने नहीं ना उन से ये गया तो ये बाहर ही नहीं आया जी। ये 5-7 मिनट हम बाहर बैठे वेट करते रहे। तो मैंने फिर गग्गू को, मैंने कहा गग्गू ज्ञानी तो अंदर बैठ गया, तू जा अंदर देख यार क्या बात है, साली ये नहीं तो जूते बजेंगे रात को। तो गग्गू गया अंदर, तो गग्गू भी अंदर ही बैठ गया। तो मैं कही यार ये तो बड़ी गड़बड़ है। फिर मैं पीछे बेड़े में जाके देखा तो पर्दे हटा हुआ था, ये दोनों चुप करके बैठे वहां पे नीचे बेड की साइड पे। मैं कहा उस्ताद अब जानना तो अंदर पड़ेगा, जाए बिना तो गुजारा नहीं है। अब ये बैठे अंदर ही है, बाहर आने वाले मूड में भी नहीं। मैं भी अंदर चला गया। मैं भी अंदर गया तो कहते हाँ भाई, अब वो सीधे होके बैठ गए। फिर कहते हाँ भाई अब मुझे ये बताओ कि तुम तीनों कहाँ से आए। तो हम अब क्या करें भाई, वो तो मेंटली प्रिपेयर्ड होके बैठे हैं हमें पकड़ने के लिए। अब हम तो उनको बताना नहीं चाहते थे कि हम पिक्चर देख के आए।
मैंने कहा भी हम आना कहाँ, आपको पता तो है कि हम कहाँ से आए हैं? कहते हैं मुझे तो पता है, लेकिन तुम अपने आप बताओ कहाँ से आए। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारी ये बात माता जी के सामने भी खुले। अब माता जी भी बैठी हुई थी, तो हमने थोड़ा साइड से होके बोला कि जब आपको पता है सब कुछ, तो अब क्यों हमारे मुंह से सुनना चाहते हो? वो भी सुनेंगे, वहां बैठे हुए डांट पड़े, तो हंस पड़े, हमें भेज दिया बात। चलो कहते खाने रोटी का इंतजाम करो। हम बाहर आए तो हमने पप्पू को बोला तू अंदर गया, तू अंदर ही बैठ गया। पप्पू कहता मैं अंदर गया ना तो मुझे अंदर बिठा दिया, बैठ जा यहाँ पे, अंदर नहीं जा, बाहर नहीं जाना। कहते मास्टर, गुड माता जी को मास्टर बोलते थे। मास्टर कहते चिंता ना कर, वो भी आएंगे अभी पीछे पीछे, मेरी बात करूंगा इनसे, कहते उनको आने दे पहले। यानी कि वो भी मजा उठाते थे। वो ये एंजॉय कर रहे थे, वो भी इस मोमेंट को एंजॉय किया उन्होंने। कहते मास्टर आने दे, कहते फिर इनसे बात करता हूँ ये कहाँ से आए हैं। तो ये ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ होते थे, बहुत होते थे। और ऐसा भी नहीं कि हम उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो या उन्होंने कोई डांटा होगा या हमारे कान पकड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें भी मालूम था ठीक है बच्चे हैं, पिक्चर देखने चले गए, कोई बात नहीं। शेर था छोटा सा, वो बोलते गिरते हैं गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग में, वो तुम क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये वो कई बार बोलते थे। बहुत रेयर। मैंने कई बार उनसे मुंह से सुनी। वो ऐसे होता था जैसे कोई बच्चा आया, चोट लगी, कोई चोट रहा, बच्चे तो बच्चे हैं ना, तो वो कई बार नहीं हिम्मत बढ़ाते थे। ए यार यंग बनो, ये क्या करते थे? बूस्टअप करते थे, अच्छा बूस्टअप करते, और बड़खुरदार बड़ा बोलते थे। ये ऐसे कुछ उर्दू के वर्ड्स हैं, बड़े शौक से बोलते थे वो। तो गलतियां हमारे से होती थी। अच्छा, इन्हीं को देख देख के हमने सिगरेट पीने सीखे, इन्हीं को देख देख के नावल पढ़नी सीखी। मल्होत्रा जी कौन सी नावल गुरुदेव, कौन से नावल पढ़ते थे? और इब्ने सफी, वो उर्दू के भी होते थे और एन सफी के नाम से वो उसका हिंदी में भी आता था। तो ये उर्दू के भी पढ़ते थे, हिंदी का मिल गया, हिंदी का भी जुसूसी नावल होते थे। मतलब मैं कैरेक्टर भी बोल सकता हूँ, कर्नल विनोद, कैप्टन हमीद, इट्स लाइक कैरेक्टर। तो इन्हीं की वो हिंदी वाली उठा लेनी, हमने पढ़ लेना, हमें भी आते पढ़। अच्छा, पढ़ाई में थोड़े से कमजोर होते गए, कुछ आते भी ऐसी थी ये। अच्छा, गुरुजी धमकाते भी थे, मतलब अपनी तरफ से तो हमें सुधारना चाहते थे। हमें लगता था ये तो 73 की बात है, तो किसी बात पे ये नाराज हो गए, मैं कल देखूंगा तेरे को, स्कूल जाएगा। मैं ठीक है, हम स्कूल गए, ऐसे मूड थोड़ा खराब था, स्कूल बंक कर लिया। आगे एक दोस्त और मिला, वो भी मतलब जैसे दो दुखी आत्माएं मिल गई। वो कहता मैं भी हूँ, कहता बम्बे चलते। मैं चलो, किताबें बेच दिया, विदाउट टिकट बम्बे चले गए। हीरो बनने गए। अब मैं हीरो हीरोइन की बात नहीं, वो तो बैठी हुई है साथ में, बाबिया ने दिता होया प्रसाद। ताई बाबिया ने प्रसाद दिता होया ना। तो बम्बे चले गए, विदाउट टिकट गए। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे टिकट के, शायद 2 दिन लगते थे ट्रेन के। दादर उतरे। हाँ, एक जगह पे हमें, जैसे कुछ लोगों ने ना जाने, अब मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा अब तुम नौकरी करोगे? हमने कहा हाँ। हमें लगा मैंने नौकरी मिल गई, चलो। सडनली मूड में गया, उसी दिन शाम को ना, दूसरे दिन की बात है या तीसरे दिन की बात है, बॉम्बे में, तो दादर स्टेशन पे ही हम खड़े थे, तो दिल्ली की ट्रेन आई। अच्छा, क्या दादर बॉम्बे जो कोई ऐसी थी, 73 की बात है। आप उधर पहुंच के बस उधर ही वेट कर रहे थे? हाँ, नहीं, तो सडनली मतलब दिल में आया नहीं दिल्ली वापस चलोगा। हम ट्रेन में विदाउट टिकट बैठे, वापस आ गए तो सदर बाजार में वो ट्रेन से उतरे हैं दिल्ली के, वहां से सदर बाजार वाली साइड से पैदल चलते हुए, तो जो गुड़गावा को ट्रेन जाती थी वो पकड़ ली, वो पटेल नगर उतरती थी। हाँ, वो पटेल नगर रुकती थी। अच्छा, पटेल नगर स्टेशन पे उतरे हैं, पैदल चले हैं, बाहर आए हैं, और शादीपुर बस डिपो से बस पकड़ ली बस पटेल नगर तक जाने के लिए, वो भी विदाउट टिकट। वहां से बस पकड़ के वो लड़का दूसरा अपने घर चला गया, मैं अपने घर की तरफ आ गया। तो सड़क पे ही था, सड़क क्रॉस करके इधर को चल रहा था, घर की तरफ जाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि 3 गलियां छोड़ के अंदर को घर था। तो सड़क क्रॉस करके मैं इस साइड को आया हूँ, शादीपुर खामपुर में रहते थे, उस साइड में आया हूँ। तो मंदिर वाली गली का कोना होता था, मंदिर के कोने तक पहुंचा भी नहीं हूँ, पीछे से एक हाथ आया, ऐसे पकड़ लिया। मैंने मुड़ के देखा तो अंकल, मैं कुछ बोला नहीं, ऐसे बस ना, इन्होंने कुछ बोला, ऐसे पीछे से हाथ आया, मुझे पकड़ के
माता जी भी आए हुए थे, आंटी को लेके आए हुए थे और छुटकी थी गोदी में, तब नीटू पैदा नहीं हुआ था जो सबसे छोटा है। ये सब आपको रिसीव करने आए हुए थे? अब ये रिसीव करने आए, ये तो गुरुजी जाने, गुरुजी लेके आए। अच्छा नहीं, पर उनको पता था कि आप आ रहे हो उस ये ट्रेन वो से, जाने, उस देखो वक्त? मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने ना एक थाल के अंदर कुछ 7-8 तरह की साबुत दालें, कुछ और सामान रखा हुआ था, मेरा हाथ लगवाया, बोला कुछ नहीं, मेरे को हाथ लगवाया, नींबू लेके अपना जो भी उन्होंने करना था, इतना याद मेरे को भी नहीं, कुछ वो किया। मेरी माँ को कहते ले बहन मैं तेरे लड़के को ले आया हूँ। मे भी हो सकता गुरुजी को मेरी माँ ने सुनाई होंगी कई बातें, मेरा पूरा लड़का भगा दिया, जो भी है। मेरी माँ को कहा ले बहन देख मैंने तेरा लड़का ला। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनको कैसे पता कि इतने दिनों बाद मैं यहाँ पे उतरूंगा, यहाँ से पैदल चलूंगा, पीछे से हाथ आया, मुझे पकड़ के ले गए अंदर, वहां से गुड़गामा से आंटी को भी लेके आए हैं। छुटकी उनकी गोदी में थी, छुटकी मेरे 2-3, मुझे आइडिया नहीं कितने छुटकी गोदी में थी। ये सारी उनकी प्लानिंग ही रही होगी, तभी इनके दिमाग में डाला कि अब तुम वापस चलो। ये इसके दिमाग में आई वहां से, ये वहां से वापस आया। उन्हें सब पता था कि ये कब वहां से चलेगा और कब यहाँ पर आएगा और कब मैंने इसको पकड़ना। उसके बाद आखिर तक गुरुजी ने हमें अपने साथ रखा और मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया वो हमारे ऊपर किस चीज का यकीन करते थे, उनको मान। ये बात मैं आज भी पप्पू से कई बार, ऐसा नहीं कि हमें गुरुजी की यादें नहीं आती, बहुत है यादें, इतनी यादें, इतनी चीजें जो हम बोलेंगे भी नहीं कभी जिंदगी में। और गुरुजी ने के साथ जो वक्त बिताया, दैट वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ। और अब हमारी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो उन सालों के ऊपर बेस कर रही है। पास्ट में हम उन्हीं बातों को याद करते हैं बैठ के, जी रहे और उसी उन्हीं पलों को जीते हैं हम। अपने बच्चों को भी हम वही बातें सुनाते हैं और हमारे बच्चे भी उन्हीं बातों को सुन सुन के जीते हैं, उनको वो अच्छा लगता है। और टिल टुडे कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो हम यही शेयर करते हैं आपस में कि गुरुजी ने उस पीरियड में ये चीजें हुआ था, कैसे निकला थे या क्या किया था, अकॉर्डिंगली हम मूव करना पसंद करते हैं। देखो मैं तो हमसा जी एक ही बात कहूंगा आराम से कि लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। इरशाद एक बार ही और गग्गू जी सुना। अब नहीं, अब भूल गया। हमें ऐसी खामोशी अख्तियार कर ली थी कि हमें तौबा करने होने का मौका भी नहीं दिया। हम तो कहते हैं हम मगरूर तेरे तसव्वुर में। वो कहते, एक बार हम बैठे कहते तुम सेवा क्यों नहीं करते, तो गालियां मिलती। हमने कहा जी भी सेवा ये हम नहीं कर सकते, ये गद्दी पे बैठने की सेवा जो है ना ये हमारे बस की है नहीं, आप हमारे से बाकी सारे काम करवा लो। तो पहले तो मल्होत्रा जी कहते हैं, इनको गुरुजी कहते, मल्होत्रा जी कहते अरे महागुरु पाठ करो बैठ के। तो गुरुजी हंस पड़े, कहते हैं इनको पूछ, इनको याद भी है कोई पाठ है? ना तो हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारा गुरु हमें हमारे साथ दे दो ना, दे दो। अभी पिता भी है, गुरु भी आज भी है, हम याद भी करते हैं, करते हैं। चलो चलो फिर सबको आशीर्वाद देते हैं और गुड नाइट कहते हैं। हाँ गुरु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हमने जो कुछ सीखा उन्हीं से सीखा। हमारी तो जिंदगी उन्हीं के ऊपर बेस है। अब आगे के साल भी जो हैं वो उन्हीं की बातों के ऊपर ही ऐसे याद करते रहें। ये जो हो रहा है ये सत्संग ही हो रहा है, वो भी यहीं कहीं बैठे होंगे सुन रहे होंगे।